नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका एल क्लासेस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, वन रक्षक का 13 तारीख का जो दूसरा शिफ्ट का पेपर है वो हम सोल्व करने जा रहे हैं। देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आए। बाकी पेपरों से ये पेपर थोड़ा सा मुश्किल था। इसने कहा है एक कार की कीमत एक बाइक की कीमत से 400% अधिक है। भाई अगर कार की बात करूं, मैं कार और बाइक की बात करूं, बाइक से 400% ज्यादा है तो भाई परसेंट ज्यादा होती तो 100 ज्यादा कर देते। 400% ज्यादा है तो 100 तो ये और 400 500 है इसकी कीमत। यदि कार की कीमत में 15% की वृद्धि, कार की कीमत में अगर ये 15% इंक्रीज कर दे, ये हो जाएगी 15 5 75 यानी 575। और अगर बाइक की कीमत में 20% की वृद्धि कर दे, ये हो जाएगी प्लस 20%, 120। तो 5 कारों और 10 बाइकों की लागत मूल्य में कितने परसेंट वृद्धि होगी? आप मुझे बताइए। भाई 5 तो है कार, पहले भी 5 ही कार थी, अब भी 5 ही कार है। और 15 जो है, 10 जो है वो है बाइक। 10 बाइक पहले थी, 10 बाइक अब है। आप अगर इनका मूल्य जोड़ के देखो तो पहले कितना था, देखो 5 25 तो 2500 तो ये हो गया और 1000 ये, यानी पहले ये दोनों मिलाकर 3500 की, ठीक है। अभी अगर मैं देखूं तो ये होगी 1200 की और ये हो जाएगी, ये 5 थी, 5 25 की 5 हासिल 2, 35 और 2 37, 3 5 25 और 3 25 और 3 28, इन सबको जोड़ लेते हैं आप। दोनों को जब जोड़ता तो ये आता 5 7 8 और 2 10 की 0 हासिल 1 2 3 और 1, यानी 3500 की ये पहले थी, 4075 की बाद में हो गई। तो भाई कितना डिफरेंस आ गया रेट में? 3500। जब इनका आप अंतर लोगे क्या आ जाएगा? 575, यानी 575 का फर्क पड़ गया। और इसने यही पूछा था कि लागत में कुछ बढ़ दी, लेकिन इसने परसेंटेज में पूछे। भाई 3500 तो है, आपको यही बताना था। ये जो 575 है ये 3500 का कितने परसेंट? 0 से फिर 5 से काट लेते हैं, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25। अब देखो बटे में 7 आएगा, पूरा पूरा कटेगा नहीं। बटे में 7 वैसे इसी एक के ऑप्शन में है, लेकिन आप चेक और कर लेते हैं। 7 एकम 7 बच गया 4, तो 7 संग 42 और बटा 7, यानी परसेंटेज में देखा जाए तो इतने की जो है वो इसमें वृद्धि हो गई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा ये था। ये क्वेश्चन जो है वो 0.001% बच्चों से उम्मीद थी इसके होने की, बाकी 99% बच्चों से ये सवाल जो है वो नहीं हुआ होगा। चेक कर लेते हैं इसको कैसे करना था। हमें दिया हुआ है एक समीकरण दी हुई है, द्विघात समीकरण, एक प्लस बी बराबर, और अल्फा और बीटा जो है वो इसके मूल। आपसे एक चीज और दी हुई है, वी एन बराबर अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, और आपसे जो पूछा है वो है वी एन प्लस, ये क्या होगा? मैं क्या करता हूं, इस समीकरण में दोनों तरफ x की पावर n माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं। जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा प्लस बी बराबर तो, और इधर भी जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस 1 तो हो जाएगा। देखो जब इसका अंदर में गुणा करूंगा x की पावर n माइनस 1, x की पावर 2 माइनस ए एक्स और x की पावर n माइनस 1 प्लस बी x की पावर n माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। ये परीक्षा में अगर ये आ जाता तो ये आपसे नहीं होता, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें चिंता नहीं करनी कि ये हमसे नहीं हुआ। तो भाई यहां से अगर आधार समान है तो घातांक आपस में जुड़ जाएंगे, n माइनस 1 प्लस 2 माइनस ए की पावर x 1 और प्लस n माइनस 1, ऐसे ही b की पावर x n माइनस 1 बराबर 0। तो भाई यहां से अगर आप देखो तो ये -1 है, ये +2 है, तो इसका मतलब x की पावर n प्लस 1, तो 2 में से 1 गया, ये बच जाएगा माइनस ए की पावर x, 1 से 1 कट गया तो ये n प्लस ये हो जाएगा आपका b x n माइनस 1 बराबर 0। अब यहां से हमारे पास ये समीकरण हमें मिल गया। इसने कहा अल्फा और बीटा इसके मूल हैं, अगर ये इसके मूल हैं तो ये इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। यानी मैं अगर x की जगह अल्फा रख दूं, x की जगह अगर मैं अल्फा रख दूं, अल्फा की पावर n प्लस 1 माइनस ए अल्फा की पावर n प्लस बी अल्फा की पावर n माइनस 1, ये भी बराबर होगा 0 के। ये आ गया मेरा समीकरण नंबर 1। ऐसे ही बीटा जो है वो भी इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो इसकी जगह अगर मैं x की जगह बीटा रख देता, n प्लस 1 माइनस बीटा
माइनस ए बीटा की पावर एन प्लस बी और बीटा की पावर एन माइनस वन बराबर, क्या आ गया मेरा समीकरण नंबर 2। अब इसने जो कहा है हमसे, ये कहा है कि वी एन बराबर अल्फा की पावर एन है और बीटा की पावर भी एन, मतलब अल्फा की जो पावर है और बीटा की जो पावर है वो वी के बगल में यहां आएगी। तो एक बात बताओ, अगर यहां n प्लस वन होता, क्या यहां भी n प्लस वन और बीटा की पावर n प्लस वन नहीं होता? ऐसे ही अगर यहाँ n माइनस वन होता, यहाँ भी अल्फा की पावर n माइनस वन प्लस बीटा की पावर n माइनस, ये होना चाहिए था। मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ देता हूं। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो देखो ये दोनों जो है इनको मैं एक साइड लिख लेता हूं, अल्फा की पावर n प्लस वन प्लस बीटा की पावर n प्लस वन माइनस, देखो यहां से दोनों जगह माइनस है तो माइनस का एक कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n प्लस यहां से अगर मैं b कॉमन ले लेता, ये बचता अल्फा की पावर n माइनस वन प्लस बीटा की पावर n माइनस वन बराबर 0। आप देखो इसको पूरे को मैं क्या लिख सकता था, इसको लिख सकता हूं वी एन प्लस वन, भाई इसको इधर लिख लेते हैं। इस पूरे को जो है मैं लिख सकता था वी एन प्लस वन माइनस ये दिया हुआ है आपको, और ये जो पूरा है ये आपको दिया हुआ है वी के एन प्लस बी, और बी के साथ में ये है तो इसको मैं लिख सकता था बी इंटू वी एन माइनस वन बराबर आ जाएगा आपका ये 0 के, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड से जोड़ा यहाँ 0 आ गया। अब भाई ये आपसे पूछा गया है परीक्षा में, बी की एन प्लस वन बराबर, देखो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा ए बी एन, ये माइनस हो जाएगा माइनस एन माइनस, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए बी एन माइनस बी वी एन माइनस वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल मेरा ये था कि दिए गए चित्र में यदि L1 समानांतर है L2 के, L1 जो है वो समानांतर है L2 के, आपसे पूछा था एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। पहले इसका बेसिक जान लेते हैं, इसके बाद इसको शॉर्ट में करेंगे। आप बताओ कोई भी चतुर्भुज जो होता है, कोई भी चतुर्भुज जो होता है, इस चारों कोणों का योग जो होता है वो होता है आपका 360 डिग्री। ये बात आप सब लोग जानते हो। मुझे आप बताओ कि यहां से अगर मैं इसको ऐसे देखता, अगर ऐसे देखूं मैं, भाई अगर ये दोनों समानांतर है तो क्या ये एकांतर कोण नहीं होगा? यानी अगर ये 46 है तो ये भी कितना होगा? ये भी 46 होगा। और इस सरल रेखा पर ये जो तीन कोण बन रहे हैं, ये अगर 46 है तो ये y और ये z है, ये तीनों क्या 180 डिग्री नहीं होंगे? यानी आप कह सकते थे 46 प्लस वाई प्लस ये बराबर होगा 180 डिग्री। अच्छा एक चीज और देखो, आप यहां से अगर गौर करने वाली बात थी कि अगर मैं इस एंगल को देखूं, यहां से ऐसे देखूं, तरीके से मैं देखता है इसको, दोनों एंगल आपको दिख रहे होंगे। तो ये एंगल और ये एंगल क्या बराबर बराबर नहीं हो? ये जो दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, ये सिर्फ यहीं तक है 20, पूरा नहीं है 20। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों जो है वो बराबर होंगे। हम कह सकते थे x बराबर होगा किसके? z के। x जो है वो किसके बराबर हो रहा है? z के। तो यहां भी मैं इस z की जगह जो है वो x लिख सकता था और बराबर हो जाता आपका 180 डिग्री। अब मैं सबको जोड़ देता हूं क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि 46 प्लस x प्लस 20 प्लस 62 प्लस ये z और ये z की जगह मैं x रख देता हूँ। z हमने जो था कि भाई z और x बराबर, ये x प्लस बराबर कितना होना चाहिए था? तो होना चाहिए था 360। अब आप देखो अगर मैं यहां से इस 46 को उधर ले जाऊं, ये बनेगा मेरा y। आप तो इस x को भी उधर ले जाओ, 180 माइनस 46 और माइनस x बराबर आ जाएगा 180 में से जब आप 46 घटाओगे तो 50, 134 माइनस x आएगा ये। तो भाई ये जो y का मान है वो मैं इसमें पुट कर देता हूं, ये आ जाएगा 46 प्लस x प्लस 20 प्लस 62 प्लस x प्लस को लिख सकता हूं मैं 134 माइनस x बराबर 300। भाई यहां से आ जाएगा आपका x से तो x कट गया, और 6 और 2 8 और 4 12 की 2 हासिल 1, 4 और 6 10 तो 12 और 4 16 की 6 हासिल 1, 1 और 1 2 262,
262 प्लस एक्स बराबर आ जाना चाहिए 360। एक्स बराबर आ जाएगा 360 माइनस 262, तो ये 8 ये तो ठीक है। एक्स जो है वो कितना आ गया 98। 98 आपका इस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। और ये 98 जो है वही आपका जो आपका एक्स है, सॉरी हमने जेड देख लिया कि एक्स और जेड दोनों जो है वो सेम है, इसमें नहीं है, इस दोनों में था, लेकिन जेड और एक्स जो है वो दोनों सेम होंगे। ठीक है, ये इसका बेसिक था, लेकिन आपको परीक्षा में इसको ऐसे करना नहीं था। आप कैसे करते हैं इसको, आप देखते भाई एक्स और जेड जो है वो दोनों मिलाकर कितने डिग्री के होने चाहिए थे, वो होने चाहिए थे दोनों बराबर बराबर होने चाहिए थे। तो मैं मान लेता हूं बराबर बराबर में, अगर मैं देखता इसको, मैं कहता एक्स बराबर जो है वो जेड है, तो मैं पहला ऑप्शन देखता हूं इसमें एक्स और जेड बराबर है क्या, नहीं है। दूसरे में है, तीसरे में, इसमें भी थे, इसमें नहीं है, यानी एक्स का मान या तो 36 होना चाहिए था या 98 होना चाहिए था। मैं एक बार मान लेता हूं, ये मुझे पता है ये भी 46 होगा, यानी मैं कह सकता था 46 प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपका होना चाहिए था 180। अगर मैं एक्स को 36 मानता, अगर मैं 36 मानता तो जेड जो है वो 36 हो जाता, और ये 46 प्लस वाई प्लस बराबर हो जाना चाहिए था 180 के। 6 और 6 12, 2 1, 4 3 7 और 1 8, और ये हो जाता आपका प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, वाई बराबर हो जाता आपका यहाँ से 98। लेकिन ये तो संतुष्ट हो गया, लेकिन जब आप इन सबको जोड़ के देखते तो ये आ जाना चाहिए था मेरा 360 डिग्री। तो जोड़ के देखना देंगे, 46 प्लस एक्स की जगह मैंने 36 रख दिया, ये 20 हो गया 62, प्लस जेड की जगह भी 36, ये प्लस 98। आप इन सबको जोड़ना, 8 और 6 14, 16 22, 22 और 6 28 के 8, भाई 8 आ गया इकाई का अंक, जबकि इकाई का अंक तो 0 आना चाहिए था, तो मतलब यह आंसर नहीं हो सकता, मेरा आंसर क्या होगा बी होगा। तो ऐसे ऑप्शन काट के करते ज्यादा इजी हो जाता है ये सवाल। नेक्स्ट, यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें, देखो ये कल भी पूछा गया था आपसे, क्या कर लेते हैं इसको, यदि किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें यानी x बटा वाई, और इसी को वापस इसी से गुणा कर दें, और गुणनफल को उसके व्युत्क्रम के वर्ग, भाई व्युत्क्रम मतलब होता है इसका उल्टा, यानी y बटा एक्स और इसका भी होल स्क्वायर, अगर इससे गुणा करें, इससे भाग दें, ये आ जाएगा आपका 3 सही 13 बटा 81। तो क्या लिख सकते हैं, देखो ये इससे गुणा होगा तो 8 3 24, 243, 43 प्लस 13 और बटे में 81, ये हो जाएगा 3 3 5 और ये 2 और बटे में 81, ये हो जाएगा 256 बटे में 81। आप देखो यहां से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, और बराबर में आ जाएगा आपका 256 बटे में 81। तो भाई ये ऊपर चला जाएगा, यानी हम यहां से कह सकते कि x की पावर 4 और बटे में y की पावर 4। अच्छा आप मुझे बताओ ये 256 किसकी पावर 4 होता है, देखो 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 चौक जो होता है वो होता है 256, यानी इसको मैं 4 की पावर 3 लिख, 4 की पावर 4 लिख सकता हूँ। ऐसे 81 जो है इसको मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ। भाई x जो है वो आ गया आपका 4 और y जो आ गया वो आ गया आपका 3, और यही हमारी भिन्न थी, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। अगर इस सिक्कों की बात की जाए तो सिक्कों में हमेशा, मैंने सिखाया भी है, ये हमारी सीट में से है सवाल, कि भाई 30 11 और 7 इसके सिक्कों की कुल संख्या जो है वो 480 है। आपको अगर सिक्कों की कुल संख्या दी है तो अनुपात आपको रुपए का देगा। सिक्कों पर 2 ही प्रकार के सवाल बनते हैं, अगर रेशियो आपको सिक्कों को दे दिया, सिक्कों का दे दिया तो भाई योग जो देगा वो आपको रुपयों का देगा, और अगर रेशियो आपको सिक्कों का दे दिया, रेशियो आपको रुपयों का दे दिया, तो योग जो है वो सिक्कों का देगा। बस ये 2 ही सवाल बनते हैं सिक्के पर, मैन जो है, इसके अलावा तीसरा सवाल इसमें नहीं बनता है। इसमें देखना क्या दिया हुआ है, आपको दिया है सिक्कों की कुल संख्या, यानी टोटल सिक्के जो आपको दे रखे हैं वो दे रखे हैं 480, और रुपयों में इनके मान में जो इनका अनुपात था 30 11 और 7। आप मुझे बताइए अगर 30 रुपए से, अगर एक एक रुपए से अगर 30 रुपए हो रहे हो तो भाई सिक्के कितने होने चाहिए,
देखो जो योग दिया हुआ है उसी का आप अनुपात पता कीजिए। तो भाई सिक्के अगर 30 हैं तभी तो 30 रुपए होंगे। अगर 11 रुपए बन रहे हैं 50-50 पैसों के सिक्के से मिलके, तो कितनी अठन्नी मिलाई जाए कि भाई 11 रुपए बन जाए, तो आप कहेंगे 22। और ऐसे ही अगर इसकी बात की जाए 25 पैसे की, तो भाई 4 चवन्नी मिलके और 1 रुपया बनाती है। 7 रुपए है तो 7 चौक 28 हो जाएगा। तो भाई यहां से 480 जो है वो वैल्यू जो है वो हो जाएगी आपकी 28, 30, 50 और 80 की। आपसे पूछा है ये वाला, तो 28 से गुणा कर लेते हैं आप। 0 से 0, 8 छंग 48, 6 48, 8 4, 6 दूनी 12 और 4 16। हमारा जो आंसर हो जाता वो हो जाता 168। वैसे आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे ऑप्शन से। आप कैसे करते हैं कि भाई ये जो 7 है यानी 25 पैसे के पूछे इसने, यानी 7 से डिवाइड होने वाला आंसर होगा मेरा। तो पहले इसको देखो, 7 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 7 एकम 7, कितना बच गया? 62, 62 में भी नहीं जाता। 7 या 21 इसमें भी नहीं जाता। तो एक ही ऑप्शन था मेरा जिसमें जो है वो 168 का 7 का भाग जा रहा था। नेक्स्ट, 3 संख्याओं का योग जो है वो 98 है, पहली और दूसरी। देखो अभी रेशनल प्रोपोर्शन की क्लासेज मेरी चल रही है यूट्यूब पे, तो उनमें से आप देख सकते हो ये सवाल एज इट इज। पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात जो है वो 2:3 है। एज इट इज का मतलब है कि ये तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ है। एज इट इज से मतलब ये नहीं है कि ये 98, 2, 3 और 5, 8 ये आंकड़े एकदम से आपके पास आ जाए। ये बिल्कुल सेम सवाल, ऐसा सवाल हमने सारे किए हैं। मैथमेटिक्स में आंकड़े चेंज होते हैं भाई। ए और बी कहा है, पहली दूसरी संख्या जो है उनका अनुपात 2:3 है। दूसरी और तीसरी ये जो संख्याएं हैं इनका अनुपात आपको 5:8 दिया हुआ है। मैंने आपको तरीका सिखाया हुआ है। भाई खाली स्थान को खाली से भर दो, इसको भर दो, हो जाएगा 10, 15 और ये हो जाएगा 8 3 24। ये हो गया आपके तीनों के अनुपात। भाई 98 रुपए है, इस अनुपात में बांटने थे। 24 और 5 29, 39 और 50। क्या पूछा आपसे? दूसरी संख्या, तो 15 से गुणा कर देते आप। 10 दूनी 98, 15 दूनी 30। ऐसे इसका भी जो आंसर होता, अगर आपके पास अनुपात आगे थे तो 15 से कटने वाला ही होगा। ये नहीं कटता, ये नहीं कटता और ये नहीं कटता, कटता एक ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। ए व बी के समय में 4 ए जो है वो बी के समय से 4/5 दिन लेता है। तो भाई ए का टाइम और बी का टाइम, अगर इन दोनों के टाइम की बात की जाए वो है 4/5, और एक साथ कार्य करते हुए उन्हें पूरे कार्य को करने में के लिए 20/3 दिन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, आप एक छोटी सी बात मुझे बताइए, भाई जो टाइम होता है, अगर मान लीजिए मुझे 10 दिन लगता है किसी काम को करने में, आपको 20 दिन लगता है, भाई स्पीड ज्यादा किसकी रही होगी? अगर मैं टाइम का रेशियो देखूं, मान लीजिए आपको 20 रोटी बनानी है अपने को, मैं तो बना देता हूं 10 मिनट में, आप बनाते हो 20 मिनट। तो अगर मैं एफिशिएंसी देखूं आपकी, यानी अगर आपकी स्पीड में देखना चाहूं, भाई मेरी स्पीड ऐसी है कि मैं 1 मिनट में 2 रोटी बना रहा हूं, और आपकी स्पीड ऐसी है कि आप 1 मिनट में 1 ही रोटी बना रहे हो। 20 रोटी बन रही थी। ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात मैंने देखा ये था 1:2, तो भाई स्पीड जो है वो उलट गई। सीधा सा हम कह सकते थे कि भाई अगर टाइम किसी को कम लग रहा है तो स्पीड उसकी ज्यादा होगी, टाइम अगर किसी को ज्यादा लग रहा है तो स्पीड उसकी कम रही होगी। तो भाई क्या किया जाए इस केस में? यहां से ए और बी का जो टाइम है का रेशियो आपको मिल गया 4 और 5। ठीक है, और स्पीड जो है उसका रेशियो मिल गया आपको 5:4। तो भाई यहां से 20/3 दिन की आवश्यकता होती, यानी अगर ये दोनों काम करते हैं तो ये सवाल हो सकता है आपने पहली बार देखा हो टाइम एंड वर्क में कि बी की दक्षता क्या है, बी की एफिशिएंसी पूछिए और वो भी परसेंटेज में पूछिए। ऐसा सवाल आपने शायद नहीं देखा होगा। मैं ये कहता हूं कि 20/3 दिन में ये दोनों मिलकर जो है वो काम को कंप्लीट कर देते हैं, ए और बी। ठीक है, तो भाई यहां से 20/3 दिन जो है इसमें ये कंप्लीट कर देते हैं। मैं मान लेता हूं काम पूरा 100% था। काम अगर पूरा 100% था तो भाई यहाँ इन दोनों ने जो किया वो एक दिन में परसेंटेज में कितना काम किया होगा? भाई 20/3 का इसमें भाग दे लिया जाए, क्योंकि 20/3 दिन में कर रहे थे। अगर यहां से मैं देखता तो ये 3 ऊपर चला जाता, 3 ऊपर चला जाता, 20 पंजे 100, यानी एक दिन में ये दोनों मिलके जो है वो 15% काम कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर यहां मैं देखूं तो एक दिन में दोनों मिलकर जो है वो 9 काम कर रहे हैं, यानी ये जो 15% है ये अनुपातों में 9 की वैल्यू है। और आपसे जो पूछिए वो बी की वैल्यू पूछिए, 4 की, 3 3 9,
3 पंजे 15, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 20/3%। 20/3 बोले तो 3 छंग 18 और 2/3%, यानी बी की जो एफिशिएंसी है वो पर डे वो है आपकी ऐसे ही 2/3%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सीट से था, ट्रेन में सेम क्वेश्चन है ये। इसका आंसर भी याद होगा, 8:56। अभिनव सुबह 6 बजे मुंबई के लिए निकलता है, लेकिन उसमें वो बॉम्बे के लिए नहीं निकलता, वो आगरा के लिए निकलता है। वाले आगरा है 6 बजे, ये सुबह 6 बजे निकलता है अभिनव यहां से, और 10 बजे जो है वो बेंगलोर पहुंच जाता है। ये आपकी सपनों का शहर है मुंबई, ये है आपका बेंगलोर। ठीक है, सुबह 6 बजे निकलता है, 10 बजे पहुंच जाता है। प्रवीण जो है वो यहां से, ये इधर है प्रवीण, वो सुबह 8 बजे निकलता है यहां से, और 11:30 बजे 11:30 पे यहां पहुंच जाता है। और दोनों जो है वो वे एक दूसरे को किस समय आर पार करेंगे? भाई एक दूसरे को पार करेंगे या एक दूसरे से मिलेंगे तभी तो आर पार होंगे। ठीक है ना, तो कैसे करें इस सवाल को? आप बताओ, इसको यहां तक जाने में 4 घंटे लगे, और इसको यहां से यहां तक जाने में 8, 9, 10, 11, 3 घंटे लगे। तो आप कोई भी एक ऐसी डिस्टेंस मान लीजिए जिसमें इन दोनों का भाग जाता हो। तो जैसे 4 दूने 8, 8 दूने 16, भाई 4 दूने 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 अष्टम 28। 28 में भाग चला जाएगा, क्योंकि ये 3.5 है। 3.5 को 2 बार गुणा करें 7, 10.5 तरीके से चलते जाएंगे तो 7 चौक 28, ये 14 आ जाएगा, फिर 17.5 आ जाएगा, फिर आपका 21 आ जाएगा, इसके बाद में है 20.3 आ जाएगा, और सबसे लास्ट में 28 आ जाएगा। तो 28 किलोमीटर ऐसी डिस्टेंस है जिसमें 4 का भाग भी जाता है और 3.5 का भी जाता है। तो मैं अगर इसकी स्पीड पता करता 28 किलोमीटर जा रहा है 4 घंटे में, यानी इस बंदे की स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही अगर मैं इस बंदे की स्पीड देखना चाहता, 28 किलोमीटर था, कितनी बार गया इसमें भाग? आप 28 में जो है वो 3.5 का भाग दे लीजिए, ये हटाया, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 0, 8 बार चला गया, यानी इस जो है वो है 8 किलोमीटर पर आवर की। ये हो गया हमारा पहला काम। अब क्या करें इसमें? आप देखो कि ये बंदा अगर सुबह 6 बजे रवाना हुआ है, तो हमें पहले ये पता करना होगा भाई ये 8 बजे जो है 8 बजे तक कितना चल चुका। भाई 8 बजे तक ये बंदा जो है वो 7 की स्पीड से 2 घंटे में 14 किलोमीटर चल चुका, यानी अब जो इनके बीच में स्पीड रह गई, इनके बीच में जो डिस्टेंस रह गई वो 14 किलोमीटर की रह गई। ये इधर से आ रहा था, ये इधर से जा रहा था, तो भाई यहां भी आप एसटीडी लगा दीजिए। स्पीड जो है दोनों की, एक की 7 है और एक की 8 है, तो 8 और 7 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई इनकी। टाइम जो लग रहा था वो हमें बताना था, डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में वो है 14 किलोमीटर की, तो टाइम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 14/15, लेकिन ये आया घंटे में, तो मिनट में चेक कर लेते हैं। इसके लिए 60 से गुणा कर दीजिए आप, 15 चौक 60, 14 चौको 1 मिनट, यानी 8 बजे दोनों का हमने 8 बजे का एक टाइम फिक्स कर लिया था, 8:56 पर जो है वो दोनों मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों में 580 रुपए के ऋण का भुगतान किस वार्षिक भुगतान से होगा? ये किस वार्षिक भुगतान से मतलब है इसका किस्तों से। कोई किस्तों के लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है 100 पहले साल 17, 8 दूने 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, तो ये 5 सालों का जोड़ लो आप। डिटेल मेथड जो है वो आपको जब मैं सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा डिटेल मेथड बता दूंगा कि ये 108 ही क्यों आता है, 116 ही क्यों आता है, सब चीजें बताऊंगा मैं आपको। 6 4 10 10 20 के 0 हासिल 2, 3 2 5 और 3 8, 1 2 3 4 5, यानी 580 रुपए चुकाने होते हैं उसको, और वास्तव में भी ये 580 चुका रहा है। इसका मतलब एक किस्त इसकी कितने रुपए की हो गई? 100 रुपए की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था, कृष्ण और बलराम की आयु का अनुपात 3:4 है। आज की डेट में 3:4 है, और 4 साल पहले, आज से 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात जो था वो 5:7 था। ठीक है, कृष्ण और बलराम की वर्तमान आयु का ज्ञात कीजिए। तो यहां से क्या कर सकते थे हम? पहला वाला अनुपात ऊपर रखते, दूसरा वाला नीचे रख लेते,
इन दोनों में जो अंतर है वो कितने साल का है भाई? ये 4 साल पहले का है, ये भी 4 साल, ये 4 साल बाद का, ये भी 4 साल बाद का। यहाँ से आप क्या करते हैं, 4 चौक 16, 3 चौक 12, 4 पंजे 20, 7 तिया 21, दोनों का अंतर 1 है। इन दोनों का अंतर जो है वो 4 है, यानी 4 जो है वो वैल्यू है 1 की। आपसे पूछी थी और बलराम की वर्तमान आयु, भाई हम ऊपर वाले से गुणा करते हैं इसको, 5, 1 हो जाता 20 का, 1 हो जाता 5 7 है, अच्छा 4 है ना, 7 चौक 28 का, 1 हो जाता 20 का और 1 हो जाता 28 का। लेकिन ये आई है 4 साल पहले की, 4 साल बाद की पता करनी है, तो 1 24, 1 32। ठीक है, एक तरीका तो हो गया इसका सवाल को करने का ये। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, हमें अच्छे से पता है वर्तमान आयु का योग पूछा है, और वर्तमान में इसका अनुपात 3 है, दूसरे का 4 है, यानी पहले में 3 का भाग जाना चाहिए था। आप अगर ढंग से देखो तो इसमें 3 का भाग नहीं जाता, इसमें 3 का भाग नहीं जाता, इन दोनों में जाता है। लेकिन 4 साल पहले कोई एक अनुपात ऐसा रहा होगा जिसमें 5 का भी भाग जाता है। तो अगर आप यहां से देखते 15 में अगर आप 4 कम करते तो यहाँ 11 आता, 11 में 5 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाता, 24, क्योंकि 24 में 4 कम करते 20 आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सेकेंद्रीय वृत्तों के व्यास इस तरीके से हैं और इनके बीच का क्षेत्रफल क्या होगा? भाई सेकेंद्रीय वृत्त होता है मतलब जिनका केंद्र एक ही हो। तो भाई व्यास अगर 8 है तो क्या त्रिज्या इसकी 4 नहीं होगी? और दूसरा जो है उसकी त्रिज्या जो है वो 5 होगी। भाई अगर हमें जो पूछा गया है वो ये वाला एरिया पूछा गया, ये वाला जो एरिया है ना इसका क्षेत्रफल पूछा गया है कि इस एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या करें इस केस में, बड़ा वाला जो वृत्त है उसके क्षेत्रफल में से छोटे वाले का वृत्त का क्षेत्रफल घटा दे, यानी बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर पहले का और पाई आर स्क्वायर ये दूसरे का। पाई हमने कॉमन ले लिया तो बड़े वाले की त्रिज्या है 5 तो 5 का स्क्वायर, माइनस छोटे वाले की त्रिज्या है 4 तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 से आपके 16 गए तो 9 पाई जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल करंटली हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन का है ये। तो भाई आपको दिया हुआ है x बराबर 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, एक्स बराबर जो दे रखा है वो दे रखा है 7 प्लस 4 अंडर रूट। अच्छा एक्स वाई बराबर 1 है, एक्स वाई बराबर 1 है, यहां से अगर y देखो तो क्या 1/x नहीं होगा, और 1/x अगर बोला जाए तो भाई 7 प्लस 4 अंडर रूट। लेकिन बटे में जो भी अंडर रूट में होता है उसको हम सोल्व नहीं कर सकते, फिर क्या किया जाए इसमें, हम इसमें ओएस मेथड लगाएंगे, इसको आप परिमेयकरण कहते हो। ओएस मतलब अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, ये हो जाएगा 7 माइनस 4 अंडर रूट 3। तो ये क्या आ जाएगा यहां से, आप देखो बटे वाली चीज संख्या a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा 7 माइनस 4 अंडर रूट 3। अगर आप और थोड़ा डिटेल में जाओ तो 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, देखो 7 का स्क्वायर होता है 49, माइनस 4 अंडर रूट 3 को 4 अंडर रूट 3 से आपको गुणा करना था, तो 4 चौक 16 और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से 48, क्या ये एक नहीं हो गया, यानी ये आ गया मेरा 4 माइनस अंडर रूट 7 माइनस 4 अंडर रूट 3। अब इसने जो पूछा है उसका मान रख देते हैं, इसने कहा है हमसे कि भाई 1/x स्क्वायर और 1/y स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। तो एक्स स्क्वायर की जगह मैं एक्स स्क्वायर का मान रख रहा हूँ, एक्स का मान रख रहा हूँ 1/7 प्लस 4 अंडर रूट 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 ये 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे सर इसको यहाँ एक्स स्क्वायर भी तो किया जा सकता था, बिल्कुल किया जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी आप देखना 5 सेकंड बाद देखना आप, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर यहां से मैं एलसीएम ले लूं तो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, और इन सब का भी होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऊपर जो है वो इसका स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 7 गुणा 4 अंडर रूट 3 प्लस इधर जो है इधर ये वाला आ जाएगा, तो ये भी 7 का स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab 7 ये 4 अंडर रूट 3। आप देखो ये प्लस है ये माइनस है तो ये कट जाएगा, और बटे वाला अभी हमने देखा 7 का स्क्वायर 49 और ये भी 1 हो जाएगा, ऊपर बचेगा 7 का स्क्वायर यानी 49 प्लस ये हो जाएगा आपका 48 प्लस 49,
और ये भी आपका 48, तो ये क्या आ जाएगा 9 और 8 17 दूनी 34 की 4 हासिल 3 और 4 चौक 16 और 3 20, यानी 194 जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जो है वो अभाज्य संख्या है। देखो मैथ का पेपर जो है वो बहुत ठीक लेवल का था, नंबर सिस्टम के काफी अच्छे सवाल इसमें पूछे गए थे। जिस बच्चे ने ऊपर ऊपर से तैयारी की है उसके लिए थोड़ा मुश्किल पेपर था। कौन अभाज्य संख्या है, तो भाई 241। इसको चेक कैसे करें, आप ये देखो 241 जो है वो किसका वर्ग है, इसके आसपास कोई वर्ग आने वाला मुझे बताओ। तो भाई 16 जो है उसका वर्ग होता है 256, यानी ये जो भी कटेगा वो 16 से कम वाले से ही कटेगा। ये आपको अभाज्य संख्या पता करनी हो, आप ये देखो कि भाई ये जो वर्ग है ये है किसका, तो भाई इसके आसपास जो वर्ग था वो 256 था, तो ये 16 से छोटी किसी संख्या से घटेगा। और 16 से छोटे भी देखो अभाज्य संख्याएं जो है वो विषम संख्याएं हैं, तो हम ये चेक करेंगे कि भाई इससे छोटी अभाज्य संख्याएं है कौन कौन सी, 2 3 5 7 11 और 13। भाई ये 4 से कट नहीं सकता, ऐसे नहीं कट सकता, 9 से नहीं कट सकता, क्योंकि जो 9 से कटेगा वो 3 से भी कट रहा होगा, तो 2 से ये कटेगा नहीं, फिर 3 से कटेगा क्या, तो 3 की कंडीशन ये कहती है कि भाई इन सबको जोड़ के देख लो। आपने जोड़ के देखा 4 2 6 और 1 7, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 का भाग देकर देख लो, 7 या 21, 3 बच गया 31, ये भी नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, यानी ये एक अभाज्य संख्या है मेरी। दूसरी 337, इसके आसपास कोई स्क्वायर नंबर बताओ, तो आप कहेंगे सर 19 का होता है 361। 19 से छोटी वर्ग संख्या में अभाज्य संख्या में देख लेता हूँ, 13 तक तो आई गई थी मेरी, 2 3 5 7 11 13 और 17। देखो इसमें किसी का भाग नहीं जाता, 2 का नहीं जाता, इसमें 3 7 3 10 3 13 नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 7 3 21 7 चौक 28, 5 बच गया नहीं जाता, 11 3 33 नहीं जाता, 13 दूनी 26 और ये नहीं जाता, 17 का भी नहीं जाता। ठीक है, तो ये भी मेरी एक अभाज्य संख्या है। तीसरा अगर मैं देखूं 391, तो भाई 391 20 होती है 400, तो 20 के आसपास देख लेते हैं, तो 20 से पहले एक 19 और शामिल हो जाएगा इसमें। आप चेक करो 2 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, 3 का 9 3 12 और 1 13 नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 7 से देख लेते हैं, 7 पंजे 35, इधर बच गया 4 नहीं जाता, 11 का 11 3 33 नहीं जाता, 13 का 13 दूनी 26 13 3 39 नहीं जाता, 17 का 17 दूनी 34, अगर मैं 17 का भाग दूं इसमें तो 17 दूनी 34, आप ऐसे देकर देख 3 9 1, अगर मैं 17 का भाग देता तो 17 दूनी 34, यहाँ बचता आपका 5 और ये हो गया आपका 1, 17 तिया 51, यानी इसमें 17 का भाग जा रहा है। और अभाज्य संख्या होती वो है जिसमें खुद का और एक का ही भाग जाए, इसका मतलब ये जो है ये मेरी अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे ही जब आप 571 को चेक करोगे तो भाई इसमें भी किसी का भाग नहीं जाता, ठीक है ना। 571 से छोटा जो स्क्वायर नंबर है वो 576 होता है 24 का, ठीक है। 24 से छोटी अभाज्य संख्या इसमें 23 और ऐड हो जाएगी, आप जब इसका भाग दोगे नहीं जाएगा, इसका मतलब पहला दूसरा और चौथा ये है आपका, ये रहा, ये जो है ये अभाज्य संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 152 277 427 है, वो भाग देने पर बराबर शेषफल प्राप्त हो। अब ये नंबर सिस्टम का सवाल है, इसको एक छोटे से एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। आप तो मुझे ये बताओ, जैसे 4 से भाग जाता है 8 में भी, 12 में भी, 24 में भी, अगर मैं चाहूं कि भाई इनमें सब में एक एक जोड़ दूं 9, और यहां जोड़ दिया मैंने 1 13, ये हो गया 25। आप देखो अगर 4 का भाग मैं 9 में दूंगा तो यहाँ रिमाइंडर शेषफल बचेगा वो 1 बचेगा, 13 के केस में भी 1 बचेगा और 25 के केस में भी 1। लेकिन ये एग्जाम्पल मैंने आपको सिखाया क्यों, मैंने आपको इसलिए सिखाया क्योंकि इनका अंतर जो लोगे आप, इनका अंतर वो आज भी 4 से विभाजित है। ये देखो इन दोनों का अंतर 4 है, 13 और 25 का अंतर जो है वो 12 है। आप चाहे इन दोनों का अंतर लेकर देख, इनका अंतर जो है वो क्या आएगा, 25 में से 9 गया तो वो आएगा 16। यानी ऐसा कोई सवाल आ जाए जिसमें आपसे पूछे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिन्हें भाग देने पर शेषफल बराबर हो, तो भाई ऐसी जो संख्या होती है वो होती है जो इनका अंतर लेकर देख लो आप। तो 152 और 277 का अंतर लिया तो ये आ गया 5 और 125 आ गया, इन दोनों का अंतर आया आपका 125। ऐसे अगर मैं, मेरे पास जो संख्या थी वो 152 277 और 470, इन दोनों का अंतर आ गया आपका 125।
इन दोनों का अगर मैं अंतर देखूं, 427 में से जब आप 270 घटाओगे 0, 7 और 5 12 और 1, ये आ गया अंतर इनका 150। और इन दोनों का अगर आप अंतर लेकर देखते तो कितना आ जाता, 427 में से 152, ये आ गया 5 और 5 और 7 12, 1 2 275 275। आप बताइए भाई, आप इन तीनों का जो है वो एलसीएम लेकर देख लेते हैं, या आप ये कहते हैं कि भाई इन तीनों में भाग जाएगा, जिससे ये विभाजित होंगे ना, समान बराबर बराबर शेषफल बचेगा। जैसे अभी हमारा 4 था, तो ये 4 से विभाजित होने वाली संख्या आई थी। तो आप मुझे बताओ 275, 125 और 150, इनमें किसका भाग जाता है? 65 का नहीं जाता, 45 का नहीं जाता और 35 का नहीं जाता। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण उसकी भुजा के बराबर हो। समचतुर्भुज होता क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। समचतुर्भुज वो होता है जिसकी चारों भुजाएं जो है वो बराबर हो। नया नया बोर्ड लिया है हमने, बहुत सारे फीचर जान लेते हैं, ठीक है। ये एक समचतुर्भुज है, इसकी सभी भुजाएं जो है वो बराबर है। इसने कहा इसका एक विकर्ण जो है, अगर इसकी एक भुजा ए है तो ये भुजा भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए। इसने कहा एक विकर्ण उसकी भुजा के बराबर है। मैं मान लेता हूं ये वाला जो विकर्ण है वो पूरा जो है वो इस भुजा के बराबर है, यानी ए ही है। तो भाई अगर ये पूरा जो है वो ए है तो क्या ये भुजा a/2 नहीं हो जाएगी? भाई अगर समचतुर्भुज के विकर्ण जो है वो आपस में समद्विभाजित करते हैं, यानी जितना हिस्सा इधर है उतना हिस्सा इधर है। ये समचतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है, जब हम पढ़ेंगे तब जानेंगे इस चीज को। तो ये जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। तो यहां से ये हो गया आपका कर्ण, ये कर्ण हो गया, ये आधार आपको पता करना है। तो आप जानते हो भाई आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का होल स्क्वायर। आपको आधार स्क्वायर पता करना है तो आप क्या करोगे, कर्ण का जो स्क्वायर है, कर्ण मतलब ए का स्क्वायर, इसमें से आप आधार का लंब का स्क्वायर जो है वो घटा दोगे, a²/4। भाई अगर मुझे a पता करना है तो मैं दोनों तरफ जो है वो रूट, यहाँ बचेगा a। देखो ये हो जाएगा 4a² - 3a², तो ये हो जाएगा 3a²/4 रूट में आएगा। अब यहाँ से अगर मैं ये हटाना चाहूँ भाई √3, ये जो है इसके ऊपर से हट जाएगा तो a और बटे में आपका 2 बच जाएगा। यानी मेरा जो दूसरा विकर्ण आया उसका आधा हिस्सा आ गया ये √3/। आपसे यही पूछा था कि समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात क्या होगा। तो भाई ये वाला जो विकर्ण है, अगर ये a/2 है तो ये भी a/2 था, ये तो हो जाता आपका a/2 + a/2 a। दूसरा वाला जो होता है ये होता √3/2 a + √3/2 a। भाई ये भी 2 बार है तो ये तो हो जाता a, और ये जो होता आपका ये 2 × 3/2 a, से ये कट जाता, a से a कट जाता, 1:√3, 1:√3। इसमें आपको ये नहीं दिया हुआ तो √3/1 आ गया, ठीक है। अब ये हमारे मैथ के क्वेश्चंस थे। अब हम लोग जो है वो साइंस के क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं साइंस के क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो ये जो पानी का जमना है ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। वायुयान के इंजन को प्रति मीटर परिक्रमण, तो इसका सही आंसर है टैकोमीटर। निम्नलिखित सूचियां, तो भाई इसमें गोपाल दूधिया पत्र जो है सी में 4, केवल एक ही ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। जॉन डाल्टन जो है वो बहु ए में 4, ये नहीं है, ये नहीं, ये आंसर हो जाएगा हमारा। वसा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला सही है और इसमें चौथा सही है आपका, ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ। नेक्स्ट जो है पृष्ठ तनाव का जो है वो विमीय सूत्र आपका क्या है? भाई ये है m1 L0 और T-2। यदि प्रतिबिंब सीधा और छोटा है और दर्पण को चेहरे से दूर ले जाने पर ही सीधा रहता है तो इसका सही आंसर है दोनों उत्तल और समतल। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? भाई इसमें सही जो नहीं है आपका वो है ये, न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो हमेशा समान रहती है, ये नहीं। कौन एक विषमांगी मिश्रण है? तो इसका सही आंसर है निलंबन। यीस्ट किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यह है विटामिन बी का, ठीक है। वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन भाषा से लिया गया है और ये किसका, इसका संबंध किससे है? तो भाई इसका संबंध गाय से है। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि नहीं है, ये है आपका प्रतिरोध।
ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उष्मा का एक अच्छा चालक है? इसका सही आंसर है आपका माइका। नेक्स्ट 28 हो गए। रॉकेट और जेट प्लेन की उड़ान किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो भाई ये आपकी जो है वो आपकी ऊर्जा का संरक्षण आधार पर, सॉरी रैखिक गति का संरक्षण, इस पर काम करती है ये। चंद्र सतह पर एक पर्यवेक्षक को अगर दिन के समय आकाश दिखाई देगा तो वो काला दिखाई देगा भाई, ठीक है। अप्रैल 2022 में राजस्थान में कुल कितनी संततियों को हेरिटेज वन राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई? तो राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण, तो भाई इस पुस्तक का विमोचन जो है वो लालचंद जी कटारिया ने किया है, जो कि कृषि मंत्री। देखिए एक आधा सवाल आगे पीछे हो सकता है, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। बाकी जो है मैंने ये कोशिश की है, हमारी पूरी टीम ने ये कोशिश की है कि आपको एक ऑथेंटिक जो आंसर की है वो दी जाए। जल्दी जल्दी में जो है मैं आपको गलत बता देता, व्यूज आ जाते इस पे 1000-2000, लेकिन इससे आपका फायदा नहीं होता, ठीक है ना। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज, इन्होंने अभी जून 2022 में जो है वो संन्यास की घोषणा की थी। जुलाई 2022 में भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल की जारी सूची में तो भाई राजस्थान का इसमें पहला नंबर था। चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी, इसका आयोजन किस संस्थान के द्वारा? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका डी। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को रिप्स 2019 का लाभ दिए जाने के प्रस्ताव के अनुमोदन को, अभी रिप्स योजना का पूरा नाम जो है वो है आपका इसमें राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने खालिस्तान सरकार स्त्री निधि के साथ महिलाओं द्वारा संचालित पहला सहकारी बैंक बनाने के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका सही आंसर है आपका तेलंगाना। हाल ही में मई 2022 में मुख्यमंत्री ने किस जिले की 3 नई तहसील, तो ये इन्होंने खुद गए गृह जिले को ऐसा किया प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट RDTM का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया है? तो भैया आपका जयपुर में, ये जो किया गया है वो जयपुर में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, झालावाड़ के सूर्य मंदिर को के रूप में भी जाना जाता है, तो भाई इसका सही आंसर है 7 सहेलियों का मंदिर। तो झालावाड़ का 7 सहेलियों का मंदिर था, तो इस रूप में जाना, इस नाम से भी जाना जाता है। विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो भाई ये है आपका इसमें बांसवाड़ा, ठीक है। और आगे देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? तो भाई ये है आपका जयपुर और बूंदी, इन शैलियों का मिश्रण है। निम्न में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो भाई ये वालन नृत्य है, जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र घोमट कहलाता है? तो भाई इसका जो सही आंसर है वो है डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही, ये भोमटी है, इसको देख लेना आप। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है? तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है, तो इसका सही आंसर है कांतली। हिम की डूंगरी और बिजक की पहाड़ी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो भाई ये जो है आपकी वो आपकी बैराट की सभ्यता से संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों और उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम को दर्शाता है? तो भाई नाग पहाड़, बैरच, बाबई और बैराट। अगला क्वेश्चन हमारा ये था कि जोधपुर का स्थान जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है, भाई इसका सही आंसर है आपका मंडोर। निम्नलिखित में से कौन काला हिरण अभ्यारण्य है? भाई काला हिरण तालछापर चूरू में है। गलत युग्म को आपको छांटना था इसमें से, तो भाई विजयदान देता जो है वो आशा करी, ये जो है ये आपका गलत है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में कौन सा गलत है? भाई इसमें जो ये जो है ये गलत है इसमें, तो केवल 3 नंबर जो है वो इसका सही आंसर है। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? ये थी आपकी मंडोर, ठीक है। पुरिया नामक पात्र हिस्सा है, तो भाई ये गौरी नृत्य नाटिका का है, ठीक है। क्वेश्चन हो गए हमारे 55। आप देखो 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता
की थी, तो भैया जसवंत सिंह नहीं थे, ये उदय सिंह सेकंड ये थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं था? तो भाई दादू दयाल जी के रज्जब भी थे, गरीबदास जी भी थे, सुंदरदास जी भी थे। ये रज्जब जी जो है इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये ऐसे संत हुए, क्योंकि मैं संत प्रकाश दास जी से काफी संपर्क में रहता हूं उनके, कि भागवत वगैरह मैंने जो है वो सुनी है, उनके भजन भी मैं सुनते रहता हूं। तो रज्जब जी की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये जब दूल्हे बन के सवार होके जा रहे थे, जब इनको शादी के लिए ले जाया जा रहा था, तो बीच रास्ते में इनको पता नहीं क्या सूझा कि ये घोड़ी से उतर के और उसी जिस वेशभूषा में ये थे, दूल्हे की पोशाक में थे, ये लाइफ टाइम दूल्हे की पोशाक में रहे। ठीक है ना, उसी पोशाक में दादू दयाल जी के पास आ गए और इन्होंने कहा कि मुझे अपना आप शिष्य बनाइए, और बहुत शानदार भजन लिखे हैं। आप कभी सुनना रज्जब जी को। गरीबदास जी भी थे, सुंदरदास जी महाराज भी थे, लेकिन लालदास जी जो है वो दादू दयाल जी के शिष्य नहीं थे। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, आपको मिलान करना था इसमें। तो भाई इसका जो सही आंसर है वो आपका डी में 1 नंबर ये वाला जो है वो इसका ठीक आंसर था। धाती मारवाड़ी की एक उप बोली है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये जो बोली जाती है ये बाड़मेर में बोली जाती है। राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? भाई 10 जलवायु प्रदेशों में इसको बांटा गया है। महाराणा सज्जन सिंह को, महाराणा सज्जन सिंह जो है महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? तो भाई ये जो दी गई थी आपके, ये लॉर्ड रिपन जो है, लॉर्ड रिपन जो है, लॉर्ड रिपन को दी गई थी। यदि कोई पंचायत राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन होना चाहिए। उसका निर्वाचन जो है वो 6 माह के अंदर अंदर होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो भाई ये जो खेतड़ी सिंह है ये सही से नहीं है। कामड़िया पंथ, जो कामड़िया जाते हैं हमारे रामदेव जी के यहाँ, 1857 क्रांति के दौरान देशी रियासत पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत था? तो भाई इसमें जो आपका सही आंसर है वो है बीकानेर, कैप्टन जेडी हॉल, ये नहीं थे वहां। निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? तो भाई ये बटनेर दुर्ग जो है वो जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं है। गोमती सागर पशु मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है? तो भैया झालरायपाटन झालावाड़ में किया जाता है। द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था? ये किया था आपका, जो आपका सही आंसर है वो है बहादुर शाह है। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ ये जो है ये है आपकी जोधपुर में। ठीक है, एक मिनट। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति प्रथम बार किस वर्ष में घोषित की गई थी? ये 2010 में घोषित की गई थी। राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है ये बीकानेर में है। लच्छीराम की पहचान किस क्षेत्र में की गई है? तो भाई ये कुचामणी ख्याल जो है इनकी पहचान है। अलवर क्षेत्र की लोकदेवी के रूप में किसको माना जाता है? तो ये जो माना जाता है ये आपका जिलानी माता जो है उनको माना जाता है। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी ये किसने बनवाई थी? तो भाई ये प्रिमल देवी ने बनवाई थी। ठीक है, 73। राजस्थान की 20वीं पशु गणना के आधार पर के अनुसार सर्वाधिक पशुधन किस जिले में है? तो भाई ये आपका बाड़मेर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तेई परियोजना निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित है? तो भाई ये जवाई बांध पाली। ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित करना था आपको। भाई रॉक फॉस्फेट जो है वो आपका जामरकोटरा उदयपुर में है, यानी डी जो है उसमें 1 आएगा, तो डी में 1 जो है वो आपका इस ऑप्शन में था। ठीक है, आगे चलते हैं। हरीशचंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन का प्रमुख कार्य है? तो भाई ये है प्रशिक्षण।
पंसारी की हवेली कहाँ है? तो भाई ये श्री माधोपुर जो है वो सीकर में वहां है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में CWG जो जलवायु पाई जाती है तो वो दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में पाई जाती है। राजस्थान में कजली तीज का मेला, ये 2-3 बार पूछा जा चुका है ये सवाल। बूंदी में का प्रसिद्ध है कजली मिल, जो कजली तीज का त्योहार है। के बाद आपसे पूछा गया है कि उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? तो ये जो उत्तर दक्षिण गलियारा है ये आपका धौलपुर से गुजरता है। निम्नलिखित में से किस जिले में वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो है वो है आपका उदयपुर में। ठीक है, आगे चलिए। चड्डा आभूषण कहां पहना जाता है? तो भाई ये बाजू में पहना जाता है, ध्यान रखिएगा आप। फूले माला में कितनी देशी भाषाओं को का उल्लेख है? तो इसमें जो सही आंसर है वो है 18। अगला जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि भाई राजस्थान से अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित कौन हुए? तो भाई इसका जो सही आंसर था वो था रामनिवास मिर्धा। जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है? तो भाई वो IAS होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं। निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश की नस्ल राजस्थान में सही सुमेलित नहीं है? तो भाई ये जो कांकरेज है ये दक्षिण पूर्वी हिस्से में नहीं है। निम्न में से कौन राजस्थान में संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो ये JB कृपलानी। ठीक है, नेक्स्ट। एक सवाल और था इसमें हमारा कि भाई जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी का राजस्थान के किस जिले से संबंध है? वो है जयपुर से। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये हमारा हो गया था। निम्नलिखित में से कौन जिलों का कौन सा युग्म कत्था का प्रमुख उत्पादक है? भाई इसका आंसर जो है वो उदयपुर होना चाहिए। वैसे उदयपुर होना चाहिए लेकिन फिर भी आप इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, देखो मैंने आपको कहा 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं आगे पीछे हो, बाकी तो हमने ये कोशिश की है कि आपको बिल्कुल एकदम करेक्ट पेपर जो है वो अवेलेबल करवाया जाए। रूपाहली व सुनहरी छपाई राजस्थान के किन जिलों में प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका किशनगढ़, चित्तौड़ और कोटा। चंपानेर की संधि जो है वो किस किस के बीच में हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है मालवा और गुजरात। गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा जो है वो हमारे दिवाली पर होती है और दीपावली जो है वो कार्तिक माह में आती है। हकीम का सूरी किसकी सेना के प्रमुख सेनापति थे? तो ये जो थे वो महाराणा प्रताप की सेना के प्रमुख सेनापति थे। निम्नलिखित में से कौन सा नदी और उत्पत्ति स्थान सम्मिलित नहीं है? तो भाई ये इसमें गलत है। मारवाड़ की परगनारी विगत, तो ये मोनो नैन्सी की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भाई इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ये जो है ये गलत है। राजस्थान में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो भाई इसका जो सही आंसर है वो है आपका सौर ऊर्जा। ठीक है, नदियों की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है वो गलत है? ये माही जो है ये 467 किलोमीटर लंबी नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले, तो ये है जैसलमेर और प्रतापगढ़। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो था वो आज का पेपर था। दोस्तों SSC GD जो कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, इसके लिए हम लोग जो हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। इसके अलावा हम SSC के लिए आपको मैथ्स
कंप्लीट पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग जो है वो आपको कंप्लीट पढ़ाई जा रही है। इसके अलावा हिंदी जो है निकुंज सर बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं, निकुंज सर। और इसके अलावा जीएस और जीके जो है उसके भी पेपर आपको बहुत जल्द जो है वो अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा हम एक चीज और कर रहे हैं इसमें कि पेपर जो है एसएससी जीडी के वो आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं फुल वीडियो सॉल्यूशन। मैथ्स और रीजनिंग की शुरुआत हो चुकी है, आप देख सकते हैं इस पर जाके, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और एक और दोस्तों मैं ये कह रहा था आकलन, अब ये आकलन है किस चीज का, देखो इस पर मैंने वन रक्षक पर एक वीडियो मैंने बनाया था कि आपको पेपर कैसे देना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पहले वाली रात आपको क्या करना है, उसके बाद में पेपर में जब आप बैठो तब क्या करोगे, आप जाकर इसको देख सकते हो, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और मैंने एक चीज और बताई थी इसमें, अच्छा आप अगर किसी का एग्जाम 12 तारीख को है, 12/11 को है, जो हुआ था अभी सेकंड पारी में वो रद्द हो गया है, जिनका ये एग्जाम दोबारा देना है एक बार इसको जरूर देखिएगा, इस वीडियो को आप देख लीजिए। आप आकलन करना अपने आप का कि भाई कल आपने क्या पढ़ा था, कल रात को आपने क्या पढ़ा था, और कल से परसों जो ये अभी मैराथन आई थी इसमें आपके कितने सवाल ऐसे थे जो आपको नहीं आते थे और इस मैराथन में करवाए गए, ऐसे कितने सवाल थे और उस पर आपने कितना टाइम खर्च किया, एक बार आप खुद आकलन कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।